गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मांग के प्रकार तथा मांग में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। हम लोग डिमांड एनालिसिस मांग विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं और मांग विश्लेषण के अंतर्गत ही हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मांग के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। मांग के प्रकार, मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग कितने प्रकार का होता है? तो अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से मांग के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन प्रकार बताए हैं? ये 3 प्रकार में पहला प्रकार आपका आता है कीमत मांग। कीमत मांग पहला जो टाइप है वो क्या है? कीमत मांग है। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है आय मांग। और तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है आड़ी मांग या तिरछी मांग। यहाँ पर मांग के 3 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइस डिमांड, दूसरा जो है आपका इनकम डिमांड एंड थर्ड जो आपका है इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो है मांग को अर्थशास्त्रियों ने वर्गीकृत किया या उसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो आइए हम एक एक प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कीमत मांग के बारे में। प्राइस मांग क्या होता है, ठीक है। तो कीमत मांग, कीमत मांग अब देखिए, चूंकि हम मांग के प्रकार पढ़ रहे हैं और यहां पर जो है हम मांग के प्रकार में पहला क्या पढ़ रहे हैं? कीमत मांग। तो कीमत मांग क्या होता है? तो कीमत मांग या आय मांग या आड़ी मांग, इसको समझने से पहले एक बात आपको और समझ लेना बहुत आवश्यक है यहाँ पे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, मांग फलन क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें मांग फलन क्या होता है। तो मांग फलन D = होता है फंक्शन ऑफ PR, Y and T। डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ PR, Y and T। यहां पर हम आपको बता दें मांग जो है मांग को परिवर्तित करने वाले, मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का क्या होता है? फलन होता है। मांग जो है किसी वस्तु का मांग क्या होता है? उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसी का क्या होता है? फलन होता है। तो मांग को क्या क्या प्रभावित करता है? जिस वस्तु विशेष की मांग की जा रही है उस वस्तु विशेष की कीमत प्रभावित करता है। इसके अलावा उस वस्तु से संबंधित अन्य जो वस्तुएं होती हैं, संबंधित अन्य वस्तुएं, अन्य संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वह भी क्या करती हैं? मांग को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो है Y मतलब उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय भी क्या करती है? मांग को, वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, ये सब जो है, ये सब का ये भी जो है यानी ये कारक भी जो है क्या करता है? वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये सारे जो है क्या है? इन सारे का जो है फलन, इन सारे तत्वों का फलन कौन है? मांग होता है। इसलिए डिमांड इज फंक्शन ऑफ P, PR, Y एंड T।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे तत्व जो है माग को प्रभावित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कीमत माग क्या होता है। अब हम इसको रिलेट करके आपको डिफाइन करेंगे कि कीमत माग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कीमत माग। तो कीमत माग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है, या कीमत माग जो है किसी वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर प्राप्त होती है, जबकि अन्य बातें समान हैं। अर्थात क्या है? अर्थात यहां पे समझने योग्य बात क्या है कि किसी वस्तु की किसी समय विशेष में, किसी वस्तु की, है ना, किसी समय विशेष में, टाइम, किसी समय विशेष में किसी वस्तु की, किसी वस्तु मतलब यहां पर भी हम एक वस्तु की बात करेंगे, है ना, किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखाता है जो कि कीमतों से प्रभावित होता है, जो कि कीमतों के कारण जो है परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी यहां पर कीमतों के कारण, केवल कीमतों के कारण। कहने का तात्पर्य क्या है कि कीमत माग क्या है, यानी जो माग है वो किस पर डिपेंड है? केवल कीमत पर डिपेंड होता है। इस तरह का जो माग होता है वो किस पर डिपेंड होता है? कीमत पर डिपेंड होता है। ये माग कीमत से प्रभावित होता है, केवल कीमत से प्रभावित होता है। वस्तु विशेष की माग वस्तु विशेष की उस वस्तु की कीमत से प्रभावित होता है, उसी से जो है उसी के द्वारा ये निर्धारित होता है। तो किसी समय विशेष में किसी वस्तु की कीमत माग वह माग है जो कि कीमतों के द्वारा, उस वस्तु की विभिन्न कीमतों के द्वारा उपभोक्ता कितनी मांग करता है, या उस वस्तु की कितनी मात्रा का मांग करता है, यानी कीमतों के द्वारा कितना मांग करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कीमत के द्वारा ही केवल मांग की बात की जा रही है, बाकी अन्य किसी तत्व की बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि अन्य बातें यहाँ पे क्या रहती हैं? अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमतों में परिवर्तन होने से मांग परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार का जो मांग होता है उसको कीमत मांग कहते हैं। अन्य बात समान रहने का मतलब क्या हुआ? अन्य बात का मतलब है कि कुछ और भी तत्व कीमत के अलावा, क्योंकि यहाँ पे कीमत से प्रभावित हो रहा है मांग, तो कीमत के अलावा, वस्तु की कीमत के अलावा जो कुछ अन्य तत्व होते हैं उनको क्या कर दिया गया? उनको स्थिर मान लिया गया। जैसे उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, तो अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, आदत, ये सारी चीजें क्या होती हैं? यहां पर ये सब फिक्स होती हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किसमें होता है? केवल कीमतों में परिवर्तन होता है, और कीमतों में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, उन विभिन्न मात्राओं को हम क्या कहते हैं? कीमत मांग कहते हैं। संक्षेप में कहें तो कीमत मांग क्या होता है? ये आपका किसी वस्तु की कीमत मांग क्या होती है? ये उस वस्तु की कीमत का क्या होता है? फलन होता है। उस वस्तु की कीमत का क्या होता है? फलन होता है। अब देखिए, उस वस्तु की कीमत का फलन होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे कीमतों से जो है ये प्रभावित होता है, कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा, केवल कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा। जबकि मांग किसका फलन होता है? मांग देख रहे हैं आप, पी, पी आर, वाई, टी, इन सभी का फलन होता है। ये सारे तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। लेकिन कीमत मांग क्या है? कीमत मांग में अन्य मतलब वस्तु की कीमत पी के अलावा, इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे तत्वों को क्या कर दिया गया है? सारे तत्वों को
स्थिर मान लिया गया है। टी, इन सबको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कीमतों में परिवर्तन होगा। और उससे जो मार्ग प्रभावित होता है या जो परिवर्तित होता है या जो मात्रा निर्धारित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कीमत मार्ग कहते हैं। बात क्लियर हुई? क्योंकि हमको यहाँ पे कीमत का, वस्तु की कीमत का प्रभाव देखना है। और जब जैसे 4 लोग हों, मान लीजिए 4 लोग हैं और चारों लोग मिलकर जो है क्या कर रहे हैं? किसी, मान लीजिए गाड़ी को ही क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बंद है गाड़ी, उसको धक्का दे रहे हैं। तो चारों लोग कितना, चारों के पास कितना बल है, कितना ताकत है, एक साथ तो समझ में आता है कि चारों धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग कितना बल लगा रहा है, वो गाड़ी को कितना प्रभावित कर रहा है, एक अकेला व्यक्ति, एक एक व्यक्ति कितना प्रभावित कर रहा है, ये तो जब चारों एक साथ करेंगे तो पता नहीं चलेगा। 4 लोग मिले हैं, राम, श्याम, मोहन, रोहन, चारों मिले हैं, तो राम कितना बल लगा रहा है, श्याम कितना बल लगा रहा है, मोहन कितना बल लगा रहा है, चारों का जब एक साथ लगाएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कौन कितना बल लगा रहा है। या किसी एक का जो है आपको पता करना है कि वो कितना बल लगा रहा है, वो कितना जो है गाड़ी को प्रभावित कर सकता है, कितना पुश कर सकता है, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी 3 को करेंगे भैया आप लोग फिक्स हो जाइए, रुक जाइए, बाकी केवल इसी को, इसी के बल में केवल परिवर्तन करने दीजिए। तभी तो क्या होगा? केवल उसके परिवर्तन करने से क्या होगा? अब जो परिवर्तन होगा गाड़ी की चाल में या गाड़ी के जो है स्थिति में, तो वही क्या होगा? वही उसके बल का माप होगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, ये सारे तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कीमत क्या प्रभाव डालता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी सबको फिक्स कर देना पड़ेगा। वही चीज़ है, बाकी सबको फिक्स कर दिया गया, केवल कीमतों में परिवर्तन होने से मार्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक ना? तो वो क्या होता है? ये आपका कीमत मार्ग कहलाता है। बाकी जबकि अन्य बातें समान रहती हैं, अन्य बातें समान रहती हैं, मतलब सारे तत्व, अन्य सारे तत्व क्या होते हैं? वो स्थिर रहते हैं। बात क्लियर हो? अब हम कीमत मार्ग को रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब रेखा चित्र के द्वारा कैसे स्पष्ट करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक रेखा चित्र बनाएंगे। और रेखा चित्र कैसे बनेगा आपको पता है? रेखा चित्र बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 अक्ष लेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से, यहाँ पर एक एक्स अक्ष हो गया, ये आपका ओ मूल बिंदु हो गया, ये आपका क्या हो गया? वाई हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम ले सकते हैं वस्तु की मात्रा, यहां पर वस्तु की, यहां पर लेंगे वस्तु की कीमत, ठीक है। वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत। वस्तु की मात्रा की जगह आप केवल मात्रा लिख सकते हैं, वस्तु की मात्रा की जगह आप वस्तु की मांग लिख सकते हैं, या यहां पर आप केवल मांग लिख सकते हैं। तो डिमांड लिखिए चाहे क्वांटिटी लिखिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम मांग की मात्रा की ही बात करते हैं, है ना। कितनी मात्रा में वस्तुओं की मांग की जा रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वस्तु की मात्रा लिखा। अब मांग वक्र कैसा होता है आपको पढ़ाया गया है पीछे क्लास में, आपको मांग वक्र के बारे में बताया गया। मांग वक्र कैसा होता है, तो यहाँ पर हम मांग वक्र के द्वारा जो है कीमत मांग को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका मांग वक्र इस तरीके से होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं, है ना, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं तरफ गिरता हुआ होता है, अर्थात इसका ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसको हम डी के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो डी क्या हो जाता है? ये मांग वक्र हो गया, ठीक है। ये जो है आपका उपभोक्ता का मांग वक्र हो गया। अब ये मांग वक्र क्या दिखाता है? देखिए, मांग वक्र जो है दिखाता है कि उपभोक्ता जो है विभिन्न कीमतों पर कितना जो है वस्तुओं की मांग कर रहा है, वस्तु की कितनी मांग कर रहा है, वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो, विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग को दिखाता है, कितनी मात्रा में मांग करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप डी पर आप किसी भी बिंदु पर जाएंगे, हर एक बिंदु वही दिखाएगा, है ना, कि वह कितनी कीमत पर कितना मांग कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है
ये स्थिति, एक यहां पर हम ले रहे हैं, एक यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर इस तरफ कीमत है, कीमत को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको P1, ये P2, यहां पर ये M1, ये M2, किसी भी संकेताक्षर से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अब ये चित्र क्या बता रहा है, देखिए ये चित्र में जो उपभोक्ता का मार्ग वक्र है क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये कीमत मार्ग को बता रहा है। किसको बता रहा है, कीमत मार्ग को। कीमत मार्ग, ये मार्ग वक्र के द्वारा हम दर्शाएंगे। ये क्या बताता है, इसका ढाल ऋणात्मक होता है, और मैंने आपको बताया कि ये वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा को ये बताता है ना, कि विभिन्न कीमतों पर उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है और कैसा संबंध होता है। ये वस्तु की कीमत और मात्रा में संबंध को ये बताता है, और दोनों में कैसे संबंध है आप देख लीजिए। आप स्टार्टिंग में देखिए OP1 कीमत है, वस्तु की कीमत कितनी है, OP1 है, दिख रहा है OP1 कीमत। अब इस OP1 कीमत पर, इतने कीमत पर आप देखिए वस्तु कितनी मांग की जा रही है, उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग की जा रही है OM1। कितना किया जा रहा है, OM1, यहां से लेकर यहां तक इतनी मांग की जा रही है OM1। अब मान लीजिए कि कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो कीमतें क्या हो जाएंगी, OP1 से बढ़ के कितना हो गया, OP2 हो गया, इतना हो गया। कीमतें बढ़ गई, इतना हो गई, इतने से इतना हो गई, है ना, OP1 से OP2 हो गई। जब कीमतें OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए मार्ग क्या हो गया, OM1 से कम होकर OM2 हो गया। मार्ग में क्या हो गया, कमी हो गया, कीमतें बढ़ी तो मार्ग कम हो गया। इस तरीके से ये जो है क्या करता है, यहाँ पर कीमत और मार्ग के बीच विपरीत संबंध को भी बताता है। कीमत से मार्ग किस तरह से प्रभावित होती है, कीमत मार्ग के द्वारा आप देखिए कि इसी तरीके से प्रभावित होती है। इनमें उल्टा संबंध होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो मार्ग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या आप उल्टा भी चल सकते हैं कि कीमतें इतनी रही होती, मान लीजिए पहले OP2 रही, बाद में OP1 हो गई, कम हो गई, तो मार्ग भी क्या हो जाएगा, OM2 से OM1 हो जाएगा, है ना, मार्ग में वृद्धि हो जाएगी। तो कीमतें कम होने से मार्ग बढ़ गया, कीमतें बढ़ने से मार्ग कम हो गया, है ना। तो इस विपरीत संबंध को ये चित्र आपको दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कीमत मार्ग को हम क्या किए, इस चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक, अब हम लोग जो है सेकंड दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा प्रकार मार्ग का जिसको हम बोलते हैं आय मार्ग। तो आइए हम लोग आय मार्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, आइए अब हम मार्ग के प्रकार में दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है आय मार्ग। आय मार्ग क्या होता है, यदि इसकी हम बात करें तो इसको हम डिफाइन करें इस तरीके से कि यहाँ पर भी अन्य बातें समान रहने पर, ठीक ना, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर आय मार्ग वस्तु की वह मात्रा होती है या उस मात्रा को दर्शाता है। आय मार्ग किसी वस्तु की उस मात्रा या उन मात्राओं को दिखाता है जो एक उपभोक्ता अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यहां पर हम वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है। आय मार्ग क्या दिखाता है, वस्तु की विभिन्न मार्ग या विभिन्न आप कह लीजिए कि मात्राओं को दिखाता है ना। विभिन्न मात्रा मतलब हम यहाँ पे मार्ग की बात करेंगे, मार्ग की मात्रा, है ना, कितनी मार्ग जो है कितनी वस्तुओं का वो मार्ग करता है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे, है ना, कि वह मार्ग की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जो एक उपभोक्ता
एक उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर, उपभोक्ता के आय के विभिन्न स्तरों पर, है ना, खरीदने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मांग है वो किससे प्रभावित हो रही है, वो इनकम से प्रभावित हो रही है, आय से प्रभावित हो रही है। देख रहे हैं ना, जो मांग यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस मांग की मात्रा को ये बताता है आय मांग, आय मांग जो है वस्तु की उस मात्रा को बताता है जो कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आय में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, आय के विभिन्न स्तरों, मतलब अलग अलग आयों पर। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, किसमें हो रहा है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। और उपभोक्ता के आय में परिवर्तन से मांग प्रभावित हो रही है। कीमत मांग में क्या था, कीमत मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताता था जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता था। वहां पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार था उपभोक्ता। यहाँ पर उपभोक्ता अपने विभिन्न आय स्तरों पर, अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि केवल इनकम से डिमांड जो है क्या होती है, प्रभावित होती है। तो यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वस्तु की जो कीमत है वो फिक्स है, यहाँ पर जो संबंधित वस्तु की कीमत है वो भी फिक्स है, उपभोक्ता की जो रुचि है, आदत है, अधिमान है, वो भी क्या है, फिक्स है। यानी इन सारी चीजों में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किसमें हो रहा है, केवल वाई में परिवर्तन हो रहा है। और वाई में परिवर्तन होने से डी में क्या परिवर्तन होता है, ये जो है दिखाता है आपका, इस फलन को दिखाता है आय मार्ग। तो इस प्रकार से फलन के रूप में आप लिखना चाहें तो आय मार्ग को किस तरीके से लिख सकते हैं, आय मार्ग फलन को आप लिख सकते हैं डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। अर्थात किसी वस्तु की मांग उसकी आय का, उसके किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता के आय का फलन होता है। ये किसके संबंध में कहा गया है, आय मांग के संबंध में। यानी आय मांग के संबंध में जो आय मांग है वह किसका फलन होता है, उपभोक्ता के आय का फलन होता है। कीमत मांग किसका फलन था, वस्तु की कीमत का फलन था, वो उपभोक्ता के आय का नहीं था, वह वस्तु की कीमत का फलन था, कीमत मांग। जबकि आय मांग क्या है, आय मांग उपभोक्ता के आय का फलन होता है। इसका मतलब है केवल आय में परिवर्तन होने से ही मांग में परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप देखिए जी, तो आप देख रहे हैं इन सारे तत्वों के द्वारा प्रभावित होता है, इन सारे तत्वों का फलन है। लेकिन आय मांग क्या है, मांग ये सारे तत्वों का फलन है, लेकिन आय मांग क्या है, आय मांग केवल आय का फलन है। बाकी सारे तत्व पी पी आर टी ये सब क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, स्थिर कर दिए गए, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को शुरू में कह दिया गया कि अन्य बातें समान रहने पर, इसी को बोला जाता है। बात क्लियर हो गया, आय मांग क्या होता है, बात क्लियर। चलिए अब हम आय मांग के बारे में हम आपको बताएं कि आय मांग वक्र जो होता है, वहां पे कीमत मांग वक्र कैसा था, कीमत मांग वक्र आपका, उसका ढाल क्या था, ऋणात्मक था। आय मांग के संबंध में हम बताएं आपको, तो आय मांग जो है ये दो तरह की, मुख्य रूप से दो तरह की वस्तुओं के संबंध में इसका जो है जो वक्र होता है, इसका आकार निर्धारित होता है। दो तरह की वस्तुओं के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। एक तो होता है श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में, और एक होता है हीन वस्तुओं के संबंध में या निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में। हीन या निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में हम बात करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हीन वस्तुओं के संबंध में।
दोनों वस्तुओं के संबंध में आय माग में परिवर्तन भी अलग अलग होता है, उसका ढाल भी, आय माग वक्र का ढाल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब आइए हम आपको बता दें, यहां पे हम आपको बता दें कि श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में आय माग वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। सॉरी, आय माग वक्र, श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में आय माग वक्र का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि हीन वस्तु के संबंध में आय माग वक्र का ढाल वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आय माग वक्र का ढाल धनात्मक होता है श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसीलिए आय माग वक्र का ढाल क्या होता है, ये धनात्मक होता है, अर्थात नीचे से ऊपर तरफ जाता है। ये नीचे की तरफ नहीं आता, नीचे से ऊपर तरफ जाता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। आय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु की मात्रा भी बढ़ेगी। कौन सी वस्तु की मात्रा, श्रेष्ठ वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है, इसलिए इसका ढाल यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि हीन वस्तुओं के संबंध में बात करें, जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं जो होती हैं, उसके संबंध में यहाँ पर ये ढाल बदल जाता है और ये ढाल जो है आपका कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। जब ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है तो दोनों में संबंध भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। किस तरह का हो जाता है, संबंध इस तरह का हो जाता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, क्योंकि आय के विभिन्न स्तरों पर जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, मांग की मात्रा को दिखाता है, तो मांग क्या होता है, घटता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा संबंध दिखाता है मांग और आय में, जबकि ये यहाँ पर इन वस्तुओं के संबंध में सीधा संबंध दोनों के बीच में होता है, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध होगा ना, मांग और आय के बीच में। यहाँ पर सीधा संबंध होता है, यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये धनात्मक ढाल होता है, यहाँ पर ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए इसी बात को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में एक रेखा चित्र, यहाँ पर दो रेखा चित्र बनाएंगे, एक श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में बनाएंगे और एक निकृष्ट या निम्न वस्तुओं के संबंध में, हीन वस्तुओं के संबंध में बनाएंगे। यहाँ पर x हो जाएगा, ये O हो जाएगा, मूल बिंदु है ये y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। ठीक है। चीजें वही रहेंगी, यहाँ पर भी वही रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी वस्तु की मात्रा रहेगी, है ना, वस्तु की मात्रा रहेगी, वस्तु की मात्रा या वस्तु की मांग या मांगी गई मात्रा, है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा, y अक्ष पर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पर y कीमत, आय में कीमत, मांग में क्या था, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर कीमत, क्योंकि मात्रा कीमत से प्रभावित होती थी। यहाँ पर क्या है, मात्रा आय से प्रभावित होती है, इसलिए x अक्ष पे क्या रहेगा, मात्रा रहेगा, जबकि y अक्ष पे क्या रहेगा, वो उपभोक्ता की आय रहेगी। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उपभोक्ता की आय। तो यहाँ लिख देंगे हम उपभोक्ता की आय। ठीक है। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे जो माग वक्र बनाएंगे, माग वक्र का ढाल कैसा होता है, मैंने आपको बताया श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में। आय माग वक्र का ढाल कैसा होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक जो होता है, जो कि नीचे से ऊपर तरफ होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर उठता हुआ होता है। तो ये भी आपका जो डी आपको दिख रहा है, ये कौन सा वक्र है, ये माग वक्र है। लेकिन किस तरह का माग वक्र है, ये इसको हम आय माग वक्र कहते हैं। इसके पहले वाला क्या था, वो भी माग वक्र था, उसको हम कीमत माग वक्र कहते हैं, क्योंकि वो कीमत और माग के बीच संबंध दिखाता है। ये आय माग वक्र कहलाता है, क्योंकि ये आय और माग के बीच में संबंध को दिखाता है। ठीक है। किस तरह के संबंध को दिखाता है, अभी चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, चित्र के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, इसको आप कहें, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ बदल दें, R का प्रयोग कर लें, R1 R2, यहाँ पर आप M1 M2। ठीक है। अब चित्र में देखिए आप, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में देखिए आप,
कि जैसे जब उपभोक्ता की आय OR1 थी, तब उपभोक्ता वस्तु की OM1 मात्रा का मांग करता था या OM1 मात्रा खरीदने के लिए तैयार था। अब जब उसकी आय बढ़कर OR1 से OR2 हो गई तो वस्तु की मात्रा भी बढ़कर OM1 से OM2 हो गई, अर्थात अब उपभोक्ता आय बढ़ने से क्या कर रहा है, वह वस्तु की अधिक मात्रा का डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है या खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कीमतें जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वस्तु की मात्रा भी या वस्तु की मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोनों में कैसा संबंध है, सकारात्मक संबंध है, सीधा संबंध है। अच्छा, इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि कीमतें कम हुई, सॉरी मैं कीमतों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कीमतों की नहीं, यहाँ पर हम उपभोक्ता की आय की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप देखिए उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, निष्कर्ष रूप में आप ये देख लीजिए कि इन वस्तुओं के संबंध में जो आय मांग वक्र होता है इसका ढाल आप देख रहे हैं धनात्मक होता ही है, और दोनों में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ठीक है। हीन वस्तुओं के संबंध में जो है आय मांग का जो मांग वक्र का जो स्वरूप होता है वह बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, आइए रेखा चित्र के द्वारा इसको भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आप देखिए दूसरा चित्र यहाँ बनाएंगे, ये x अक्ष है, ये O मूल बिंदु है, सारी चीजें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर वस्तु की मात्रा रहेगी, वस्तु की मात्रा सब कुछ वही रहेगा। y अक्ष पे आप देखें तो y अक्ष पे हम बात करेंगे तो उपभोक्ता की आय, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया कि हीन वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, इस तरीके से होता है। ये आपका DD है। अब ये ऋणात्मक ढाल क्या बताता है, ऋणात्मक ढाल मांग आय का, आय मांग का ऋणात्मक ढाल क्या बताता है, यहाँ चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो स्थितियाँ लेते हैं कीमतों की, सॉरी कीमतों की बात हम बार बार मुंह से निकल रहा है, आय की, उपभोक्ता की आय की दो स्थितियां हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए दो स्थितियों में आप चाहे बढ़ने के लिए ले लीजिए चाहे घटने के लिए ले लीजिए। मान लीजिए आप बढ़ने के संदर्भ में लेना चाहते हैं, जैसे इस संदर्भ में लिए थे, ऐसे यहाँ भी ले सकते हैं R1 और R2, ठीक ना। जैसे यहाँ पे प्रभाव देखे थे ऐसे यहाँ भी देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देखिए जब उपभोक्ता की आय OR1 है तो मांग कितनी है, OM1 है। चलिए क्लियर, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है और यह आय जो है OR1 से बढ़कर OR2 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे कि उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु की मांग की जा रही थी उसकी मात्रा में कमी हो गई। अब OM1 से घटकर कितना हो गया, OM2 हो गया। देख रहे हैं, आय बढ़ने से मांग कम हो गया। हीन वस्तुओं का, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है आय के बढ़ने से। यहाँ पर आप देखिए श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ रहा है तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर आय बढ़ रहा है लेकिन जो निकृष्ट वस्तुएं हैं उसकी मांग क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आय और मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। आय बढ़ेगा तो मांग घटेगा, आय घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आय मांग का दोहरा स्वरूप, दो स्वरूप आपको दिख रहा है ना। यहाँ का स्वरूप कुछ है, यहाँ का स्वरूप कुछ है, यानी वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड करता है इसका स्वरूप कैसा होगा आय मांग का, है ना। ये डिपेंड करता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु कैसा है,
श्रेष्ठ वस्तु है या हीन वस्तु है। यदि श्रेष्ठ वस्तु है तो इसका स्वरूप आप देख रहे हैं इस तरीके से होगा, धनात्मक ढाल वाला, यानी दोनों के बीच यहाँ पर जो है आपको माग और आय में सीधा सीधा संबंध दिखाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी आय माग को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आय और माग के बीच में उल्टा संबंध दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु है वो हीन वस्तु है और इसके संदर्भ में जो आय माग वक्र होता है इसका ढाल क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो गई। कीमत माग का स्वरूप एक ही होता है, आपने देखा नीचे की तरफ गिरता हुआ, लेकिन इसका आप दो स्वरूप देख रहे हैं, दो वस्तुओं के संबंध में। ठीक, तो यहाँ पर हमने आय माग के बारे में आपको क्लियर किया। अब आइए हम माग के प्रकार के अंतिम प्रकार की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, आड़ी माग। तो आइए चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है माग के प्रकार के तीसरे प्रकार और अंतिम प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार है ये थर्ड टाइप। तीसरा प्रकार, इसको हम आड़ी माग, इंग्लिश में क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए लिख दे रहे हैं इसकी क्रॉस डिमांड, क्योंकि इसकी हिंदी अलग अलग होती है। इसको आड़ी माग भी बोलते हैं, तिरछी माग भी बोलते हैं, प्रतिमाग भी बोलते हैं, प्रत्युत्तर माग भी बोलते हैं। इन सारे नामों से जानते हैं इसको, आड़ी, तिरछी, प्रत्युत्तर, ये सारे नामों से हम इसको जानते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ही होती है, क्रॉस डिमांड, इसलिए इंग्लिश जरूर याद रखिए, क्रॉस डिमांड, है ना। ज़्यादातर आपको किताबों में आड़ी माग या तिरछी माग के रूप में लिखी हुई आपको मिलेगी, प्रतिमाग के रूप में भी किताबों में लिखी हुई आपको मिलेगी, प्रत्युत्तर माग के रूप में भी आपको मिलेगी, ठीक ना, और विशेष रूप से आड़ी माग के रूप में लिखी जाती है। तो सारे नाम आप जानते रहिए और इंग्लिश इसकी जरूर याद रखिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड। अब देखिए क्रॉस डिमांड इंग्लिश शब्द से ही आपको कुछ फीलिंग हो रही होगी। क्रॉस डिमांड कैसा है, ये क्रॉस डिमांड है, ठीक ना। अब क्रॉस डिमांड कैसे, अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आड़ी माग क्या है, आड़ी माग वस्तु विशेष के उन मात्राओं के परिवर्तन को बताता है, मात्राओं के परिवर्तन को बताता है जो उस विशेष वस्तु की कीमत से, उस वस्तु विशेष की कीमत के कारण नहीं, बल्कि संबंधित वस्तु की कीमत के कारण होती है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि किसी वस्तु विशेष की माग, किसी वस्तु विशेष की माग में परिवर्तन इस वस्तु विशेष की कीमत से नहीं, वस्तु विशेष की कीमत से नहीं, बल्कि, तब कैसे, बल्कि संबंधित या अन्य संबंधित वस्तु की, संबंधित वस्तु की कीमत के कारण, कीमत में
परिवर्तन के कारण होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए यहां पे ध्यान समझिए पूरी बात को। मैंने आपसे कहा कि आड़ी माग क्या होती है। आड़ी माग या तिरछी माग किसी वस्तु विशेष की माग में परिवर्तन, किसी वस्तु विशेष की माग में परिवर्तन जो होता है, आड़ी माग में जो परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? उस वस्तु विशेष की कीमत के कारण नहीं होता, बल्कि अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो इस तरह का जो माग में परिवर्तन होता है या जो माग होता है, इसी माग को हम क्या कहते हैं? आड़ी माग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए दो वस्तु है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। मान लीजिए दो वस्तु है, एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है। अब आप देखिए कि जो एक्स वस्तु है, जो एक्स वस्तु है, यहां पर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो इस तरफ हम लिख दें, यहां पर भी D इक्वल टू है D बराबर, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, इस तरफ हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए दो वस्तु हैं, वस्तु x है और वस्तु y है, ठीक है। अब x वस्तु की मांग में परिवर्तन, इसके मांग में परिवर्तन, इसके डिमांड में जो परिवर्तन होगा वो किसके कारण होना चाहिए? किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसी वस्तु की कीमत के कारण होना चाहिए। तो इस वस्तु की मांग में परिवर्तन इसी वस्तु की कीमत के कारण परिवर्तित होता है, तो ऐसा मांग क्या कहलाएगा? ऐसा मांग जो है कीमत मांग कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आड़ी मांग की बात कर रहे हैं। आड़ी मांग में यक्ष वस्तु की जो मांग होगी वह परिवर्तित होगा, किसके कारण होगा? वाई वस्तु की कीमत के कारण होगा, वाई वस्तु की कीमत के कारण होगा। यानी इसका डिमांड और इसका प्राइस, ठीक है। इसका डिमांड प्रभावित होगा इसके प्राइस, है ना। इस वस्तु का डिमांड किससे प्रभावित होगा? इसके प्राइस, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है? क्रॉस, तिरछा, इधर से आप देखिए चाहे इधर से देखिए, क्या संबंध है दोनों में? तिरछा। मार्ग किस तरह हो रहा है? तिरछा हो रहा है। मार्ग का प्रभाव कैसा है? तिरछा है ना। क्रॉस डिमांड है, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा सीधा एक्स, यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, यक्ष वस्तु की कीमत भी हो सकती है, एक्स वस्तु की कीमत भी एक है और एक वाई वस्तु की कीमत है। तो ये यक्ष वस्तु जो है इसकी मांग एक्स वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती है, ये वाई वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। तिरछा प्रभाव पड़ रहा है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सीधा उसी वस्तु से प्रभाव नहीं, उसी वस्तु की कीमत से प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है। इसका प्रभाव जो है किससे पड़ रहा है? ये दूसरे वस्तु की जो है कीमत से इस पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस प्रकार यदि कोई मांग हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं आड़ी मांग। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि आड़ी मांग जो होती है किसी वस्तु की आड़ी मांग, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का प्रभाव दूसरे वस्तु से होता है ना। एक के मांग दूसरे की कीमत, एक का मांग दूसरे की कीमत। तो इसलिए जो यहाँ पे किसी वस्तु के संबंध में बात करेंगे। मान लीजिए हमने कहा दो वस्तुएं हैं यक्ष वाई, तो यक्ष वस्तु की जो मांग होगी ये फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी,
डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यानी एक्स वस्तु की जो मांग है या एक्स वस्तु की जो आड़ी मांग है, ये वाई वस्तु की कीमत का क्या होता है, फलन होता है। ठीक है, क्लियर? ये चीज एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अंतर आपको समझा दो, विशेष अंतर। डी बराबर फंक्शन ऑफ पी, डी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। ये आप देखिए यहां पे क्या था, कीमत मांग में कीमत से प्रभावित, उसी वस्तु की कीमत से प्रभावित मांग थी। आय मांग में क्या था, उपभोक्ता की आय से प्रभावित मांग थी, इसलिए आय मांग कहा जाता था। आड़ी मांग क्या है, एक्स वस्तु की जो मांग है ये वाई वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, इसलिए एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत का क्या होता है, फलन होता है। किस संबंध में, ये आड़ी मांग के संबंध में ऐसा होता है। यहां पर आ जाइए, डी डिमांड फलन होता है किसका किसका, पी का, पी आर का, वाई का, टी का। यहां पर क्या होगा, यहां पर फलन किसका है, ये पी आर का है। यहां पर पी आर में चेंज हो रहा है, अभी पी में चेंज हुआ था, प्रभाव आपने देखा, वाई में चेंज हुआ, प्रभाव आपने देखा। यहां पर चेंज किस में हो रहा है, पी आर में चेंजिंग हो रहा है, अर्थात संबंधित वस्तु क्या है, पी आर। पी आर अन्य संबंधित वस्तु की कीमत है, वही चीज यहां पर भी है, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत। वाई क्या है, वस्तु विशेष है, एक्स क्या है, वस्तु विशेष है, ये एक्स वस्तु विशेष की मांग है, जबकि वाई क्या है, अन्य संबंधित वस्तु है, और पी वाई क्या है, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत है। तो ये इसका फलन होता है। और आड़ी मांग के संबंध में दो तरह की वस्तुओं की बात होती है। इसके संबंध में चूंकि संबंधित वस्तुओं की बात की जाती है, इसलिए संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं। एक होता है स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होती है पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। दो तरह की वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे वस्तु होते हैं जो कि जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। और जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु की सहायता से एक वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं, या एक वस्तु का प्रयोग हम दूसरे वस्तु की सहायता से करते हैं, संयुक्त रूप से प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे आपका हो गया चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी क्या हो गया, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कैसे हैं कि यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है, चाय की कीमत में वृद्धि होती है, तो क्या होगा, कॉफी की मांग क्या होगी, कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। चाय की कीमत है ना, चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो कॉफी की मांग है वो किससे प्रभावित हो रही है, ये प्रभावित हो रही है चाय की कीमत से। इस प्रकार से ये आड़ी मांग उत्पन्न कर रहा है। और किन वस्तुओं के संबंध में कर रहा है, ये स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में कर रहा है। पूरक वस्तुएं, जैसे मैंने आपको बताया, इनका प्रयोग क्या होता है, एक दूसरे की सहायता से होता है। कहने के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही करीबी होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, कहने के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें आता है जैसे पेन और स्याही, कलम और स्याही, पेन और स्याही। अब देखिए, पेन का प्रयोग करेंगे तो आपको स्याही की जरूरत पड़ेगी, बिना स्याही के पेन का कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और स्याही का प्रयोग तभी होगा जब आप पेन में प्रयोग करेंगे, है ना। स्याही का प्रयोग पेन में, पेन का प्रयोग स्याही, दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। और इसमें क्या होता है, ये पेन की कीमत में वृद्धि होती है तो स्याही की कीमत में भी क्या हो जाएगी,
स्याही की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। या पेन की कीमत में कमी होगी तो स्याही की कीमत में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से ये वस्तुएं क्या है, ये भी संबंधित वस्तुएं हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, एक की कीमत का दूसरे। यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे मार्क की बात की। यदि प्राइस जो है बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है किसकी, पेन की, तो मार्क कम हो जाता है स्याही की। प्राइस घटती है पेन की तो मार्क बढ़ जाता है स्याही की, है ना। तो इस तरीके से इस वस्तु की कीमत दूसरे वस्तु की स्याही की कीमत को, मार्क को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। इसलिए जो है ये क्या है, आड़ी मार्क उत्पन्न कर रहा है। और ये वस्तुएं कैसी हैं, पूरक वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में और पूरक वस्तुओं के संबंध में ये आड़ी मार्क आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने जो है आड़ी मार्क के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किया। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या चर्चा किया, टाइप्स ऑफ डिमांड, मार्क के प्रकार। अब देखिए आज हमारा जो है इस लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो शेष जो टॉपिक बच रहा है हमारा चेंज इन डिमांड, इस पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, दैट्स ऑल।